पहले पिछला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। उसमें ये दो चीजें ऐड करनी है। एक तो डीप सी फिशेस यानी कि गहरे जल में पाए जाने वाली समुद्री मछलियां, जैसे काइमेरा। देखिए काइमेरा को अपन एनिमल डायवर्सिटी में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, खासतौर से जो फिशेस को अपन पढ़ते हैं। कारण क्या है कि ये कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बीच की जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। इसको अपन फिशेस के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। वो डीप वाटर फिश है। इसके अलावा स्कैफो नो रिंकस एक प्रकार की शार्क, जाइजेंचुरा, लैंटर्न फिश, एंगलर फिश, स्टोमेटोडिस, और ये इस प्रकार की कई प्रजातियां हैं मछलियों की जो गहरे जल में रहने के लिए टिपिकली अनुकूलित हैं, यानी कि उनके अंदर जो है दृष्टि नगण्य है या फिर एकदम एडवांस्ड है। दूसरी बात, स्किन पे पिगमेंटेशन बिल्कुल पुअर होता है। बॉडी जो होता है उसकी जो शेप होती है, उसकी जो आकृति होती है वो डीप सी में रहने के लिए अनुकूलित होती है। उसकी जो शेप है वो तो स्ट्रीमलाइन तो है ही मछली की तरह, लेकिन वो बिल्कुल एकदम डीप वाटर में जो हाई प्रेशर जोन्स होते हैं उनको टॉलरेट करने के लिए अनुकूलित होती है। तो ये उनके कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो मैमल्स हैं जो समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जैसे कि डुगोंग जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं सी काउ, मेलानोप्टेरा ये सबसे विशालकाय जंतु है पृथ्वी पर, जो है ब्लू व्हेल है ना, फोका जिसको अपन सामान्य भाषा बोलते हैं सील्स विशालकाय जंतु, ये भी स्तनधारी हैं। वॉलरस जिसको सामान्य भाषा बोला जाता है सी लायन, डेल्फिनस जिसको सामान्य भाषा बोला जाता है डॉल्फिन्स, ये सारे मैमेलियन जो मैरिन वाटर में रहते हैं उनके कुछ एक सेलेक्टेड उदाहरण है। एग्जाम्पल्स की देखिए कोई लिमिट नहीं है। मैं यहाँ पे समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा एग्जाम्पल्स में डिस्कस नहीं कर सकता। यहां से मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है समुद्री आवास में होने वाली दो प्रमुख घटनाएं। एक है अपवेलिंग रीजन्स। रीजन्स का मतलब होता है क्षेत्र, अपवेलिंग का मतलब होता है निचले जल का ऊपरी सतह पर आना, चाहे वो जमीनी भूगर्भीय जल हो चाहे वो समुद्री जल हो। और दूसरा टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करेंगे वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी गहरे समुद्र में चलने वाली जो है थर्मल वेंट्स यानी कि करंट, वाटर करंट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपवेलिंग रीजन्स की। अपवेलिंग रीजन्स कैसे होते हैं? मान लीजिए अगर ये अपन थोड़ी देर के लिए चर्चा करें कि समुद्री एरिया है ये इस तरह से। अब ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन अच्छा खासा होता है और यहाँ पे हवा चलती रहती है, विंड ब्लो होती है यहाँ पे, है ना। अब ये विंड ब्लो होती है ना, तो ये विंड ब्लो होने का असर जो होता है वो डीप वाटर तक भी पहुंचता है और उसका नतीजा ये होता है कि ये जो पानी होता है नीचे का जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स के अंदर रिच होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है इन विंड्स के कारण। ये प्रोसेस कहलाता है अपवेलिंग। तो इस अपवेलिंग को अपन कैसे लिखेंगे कि अपवेलिंग क्रिया द्वारा पोषक पदार्थों से प्रचुर गहरे जब समुद्री जल को सतह तक लाया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ लाया जाता है। और यह क्रिया जो होती है वो विंड्स की सहायता से संपन्न होती है, विंड के द्वारा संपन्न होती है। कहां से स्टार्ट होती है ये विंड? अधिक वर्षा वाले स्थल और स्लोप, ये स्लोप है, ढाल है, वहां से लगातार बहती रहती है और ये प्रोसेस अपवेलिंग कहलाता है। नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर को ये सरफेस पे ले आता है। इसका इस प्रोसेस का अपवेलिंग का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को होता है तो होता है वो फिशरीज को, ओशियनिक फिशरीज को। और इन टोटल अगर अपन देखें तो ओशियन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इस प्रोसेस से। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये है कि इस अपवेलिंग का लाभ जो है वो सी बर्ड्स को मिलता है। देखिए सी बर्ड्स या समुद्री पक्षी जो कि अधिकतर माइग्रेटरी होते हैं, प्रवासी होते हैं, कभी समुद्र में तो कभी जमीन पे वो आते रहते हैं। समुद्री आवास में रहने वाले पक्षियों को सी बर्ड्स कहते हैं। उनमें से कई तो होते हैं शोर पे रहते हैं, किनारे पर रहते हैं, उनको शोर बर्ड्स कहते हैं। ऐसे चौवारी शोर, शोर का मतलब है किनारा। तो ये जो शोर बर्ड्स हैं इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, या जो सी बर्ड्स हैं इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है गुआनो। ये गुआनो जो होता है इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये टनों के अंदर, बल्क के अंदर समुद्र के किनारे पर डिपॉजिट रहता है गुआनो। पक्षियों का मल है सीधी बोले गुआनो।
अब ये जो गुआनो है मैरीन बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा है, ये टनों में इकट्ठा हो जाता है समुद्र के किनारे। ये जब विंड्स बहती हैं या ये पानी जब हाई टाइड में आता है तो ये गुआनो को अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है जो इस गुआनो में उपस्थित है, ये भी समुद्र में चले जाते हैं और इस प्रकार ये मैरीन इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आपको पता है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, ओशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो विंड बह रही है, इस विंड के कई लाभ हैं। तो उसका दूसरा लाभ जो है वो क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो ओशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसी जमाने में जब ये खादें डेवलप नहीं हुई थी, मैन्योर्स डेवलप नहीं हुए थे, यूरिया और इस तरह के, तो उस जमाने में ये जो गुआनो है जिसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये गुआनो जो है वो ट्रकों में लाद लाद के फर्टिलाइजर्स के रूप में सप्लाई किया जाता था। इतना जबरदस्त न्यूट्रिशियस होता है गुआनो। ये समुद्री प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है और अपवेलिंग के अंदर सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन ने देखा कि अपवेलिंग रीजन्स जो हैं उनकी क्या खास बात होती है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाता है। अपवेलिंग रीजन्स के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि चूंकि पहले से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो पानी की सतह पर आ रहा है, तो वहां पे जीवों की संख्या अधिक होगी, वहां की प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी पोषक पदार्थ अधिक होने के कारण से। दूसरा क्या है कि फूड चेन जो होती है ना वो बड़ी छोटी होती है। मछली है वो छोटे जीवों को खाएगी और जो समुद्री पक्षी हैं ये बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खा लेंगी। ये लो साहब, ये खत्म हो गई फूड चेन। तो फूड चेन यहाँ पे छोटी ही रहेगी। यहाँ पे आपको एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, बस इससे ज्यादा जा ही नहीं जा रहा। प्रोड्यूसर्स तो सबको पता है फोटोसिंथेटिक जीव है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर से आगे वो गाड़ी बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फूड चेन छोटी ही मिलेगी, कारण मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और है कि क्रस्टेशियंस और मछलियां जो कि ओशियनिक रीजन में कार्निवोरस होते हैं। ओशियनिक रीजन, अब यार दिमाग में क्लियर होना चाहिए ओशियनिक रीजन होता कौन सा है। ये ओशियनिक रीजन है। ये अगर ओशियन है तो ये वाला रीजन जो है ये ओशियनिक रीजन है। ठीक है, इस ओशियनिक रीजन में जो मछलियां कार्निवोरस होती हैं वो अपवेलिंग रीजन यानी कि जो सतह का जल है वहां पर ये किस प्रकार की मछलियां पाई जाएंगी, क्रस्टेशियन पाए जाएंगे जो कि हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए खूब सारे डायनोफ्लैजिलेट्स और एल्गी और इस तरह के दूसरे जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शाकाहारी जीवों के लिए एक आइडियल फूड की तरह काम करते हैं। जैसे डायटम्स है, सबसे बढ़िया जो खाद्य श्रृंखला का जो उदाहरण है वो है यहाँ पर ये डायटम्स। डायटम्स को ये क्यूपिड फिश खा लेती हैं, क्यूपिड फिश। तो क्यूपिडी फैमिली की फिशेस, क्यूपिडी फैमिली में इंक्लूडेड होती है सार्डिन्स, हिल्सा, हेरिंग्स, शैड्स, मैनाडेंस। ये सारी मछलियां किस फैमिली को बिलोंग करती हैं, क्यूपिडी। तो क्यूपिडी फैमिली के सदस्य ये कहलाते हैं क्यूपिड फिश। ये क्यूपिड फिश किसको खाती हैं, डायटम्स को खा लेती हैं। तो ये एक बड़ी छोटी सी फूड चेन यहाँ पे सबसे कॉमन है या डोमिनेटिंग फूड चेन हो जाती है। इसके अतिरिक्त अपने को यहाँ पर जो अभिलाक्षणिक गुण पढ़ने हैं उनमें से एक ये है कि समुद्र के जो रिचनेस होता है, जो पानी की सतह की अपन बात कर रहे हैं, अपवेलिंग रीजन की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो रिचनेस है, न्यूट्रिएंट रिचनेस, उसके समीप की जो जमीन होती है, शोर, उसका किनारा, समुद्र का किनारा, वो रेतीला होता है। और उस हवा के चलते, जो हवा उसके ऊपर से बह रही है, जल के ऊपर से, स्लोप के ऊपर से बह रही है, उस हवा के चलते वो जमीन की जो नमी होती है ना, वो भी समुद्र के ऊपर से ही निकलती है। वो तो मिट्टी नेचुरल है, जब उसके अंदर से नमी निकल जाएगी तो मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो एरिया डेजर्ट ही रहता है, वो शुष्क ही रहता है। तो समुद्र का किनारा कैसा मिलेगा अपने को, वो ड्राई यानी कि डेजर्ट एरिया मिलेगा। कारण है उसका हवाएं। तो हवाएं जो होती हैं वो जमीनी मॉइस्चर को समुद्र के ऊपर ले जाती हैं। अपवेलिंग रीजन की खासियत यही होती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है, अब यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, सी माउंट्स के स्लोप्स। सी माउंट क्या होते हैं पहले तो ये देखो आप,
सी माउंट होता है कि समुद्री ज्वालामुखी के फटने से कई बार क्या होता है कि समुद्र के अंदर ही इतने कई हजार फीट कई सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं समुद्र के अंदर ही। तो समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटे, ओशियनिक वॉल्केनो कहते हैं उनको, तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है कि समुद्र के अंदर ही काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं जैसी संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं। उनकी ऊंचाई अच्छी खासी होती है, सैकड़ों हजारों फीट में होती है। तो वहां पे अपवेलिंग जब होती है ना, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं सतह के, वो उस स्लोप को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अगर ये ढाल इस तरह से है और अपवेलिंग हुई इधर से भी और अपवेलिंग हुई इधर से भी, ये जो पोषक पदार्थ हैं ये इस स्थान पे जम जाएंगे आगे, बिल्कुल इस तरह से, है ना। तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट रिच एरिया हो जाएगा, फिर पोषक पदार्थों से भरपूर एरिया हो जाएगा। फिर ये पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर ऊपर से कुछ नजर नहीं आएगा, पर्वत ये सारा डूबा हुआ पानी के अंदर। तो यहाँ पर एनिमल डायवर्सिटी सर्वाधिक होगी क्योंकि पोषक पदार्थ खूब सारे हैं। तो यहाँ पे खूब सारे मछलियां मिलेंगी आपको, संख्या में भी और डायवर्सिटी में भी। ये खासियत होती है अपवेलिंग रीजन की, ठीक है। दूसरा जो फीचर है ओशियनिक हैबिटेट का अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी कि गहरे समुद्र में बहने वाली जलधाराएं। इसको समझने के लिए अपने को बेसिक जो ज्योग्राफी है उसका एक पॉइंट है, वो ये है कि पहले आज की तारीख में जो अपने को ये महाद्वीप नजर आता है अमेरिका, दोनों रूपों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इस तरह से, वो पहले इस रूप में नहीं थे। पहले उनका रूप कुछ और था, वो कुछ तो जुड़े हुए थे और कुछ अलग थे जो बाद में जुड़ गए, एंड समथिंग लाइक दैट। तो जो भूगर्भीय प्लेट्स हैं जिनको अपन टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनके अंदर गतियां होती हैं और वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण से कई भूगर्भीय जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें से एक ये भी जिसको आप पढ़ रहे हो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उसका परिणाम है बेसिकली। तो मैंने ये पॉइंट कुछ इस तरह से लिखाया कि पृथ्वी के प्रेजेंट मैप से भिन्न मैप उस समय था जबकि अलग अलग महाद्वीप एक हुआ करते थे, विशेषकर साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो अब पृथक है। इनके बीच पूर्व में जो कांटेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो वेंट्स हैं वो इसी जगह पर हैं, इसी लोकेशन पर हैं, जो आपको मैं भी फोटो शेयर करूंगा लेक्चर के अंदर। तो उसके अंदर ये वेंट्स की लोकेशन आपको पता लग जाएगी कि वेंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है सर्कल्स के रूप में। इस बीच पूर्व में कांटेक्ट लाइन उपस्थित थी अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, एक संपर्क लाइन थी, नेचुरल है, जब जुड़े हुए थे तो संपर्क रेखा होगी। अब वो सेपरेट हो गए। अब ये कांटेक्ट लाइन जो होती है ना, रिजेस की, यानी कि उभार के रूप में मौजूद है दो महाद्वीपों के बीच में। और अन्य जो स्थान है वहां पर भी ये इस प्रकार के रिजेस और टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उससे ये वेंट्स क्रिएट होती हैं, जिनको अपन धाराएं कहते हैं। ये गर्म पानी की होती हैं, हॉट वाटर की होती हैं और ये बेसिकली सल्फर रिच होती हैं। यहाँ पर फव्वारे भी निकल सकते हैं, यहाँ पे सीपेज यानी कि रिसाव भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह कई घटना हो सकती हैं ये भूगर्भीय गतिविधियों के कारण। तो भूगर्भीय गतिविधियों का एक परिणाम है, एक परिणाम। बाकी दूसरे परिणाम क्या है, ये सल्फर युक्त स्प्रिंग्स भी हैं और ये सीप्स भी होते हैं, ठीक है। ये गर्म पानी की जो धारा है जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ये क्या करती हैं, ये कम्युनिटीज को, जियोथर्मल पावर्ड कम्युनिटीज, ये अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का हो जाएगा। जियोथर्मल पावर्ड कम्युनिटीज इस प्रकार की कम्युनिटी हैं जो गहरे समुद्री जल में पाई जाती हैं और बेसिकली वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जो कि भूगर्भीय ऊर्जा से उनको प्राप्त होता है। तो ये जो कम्युनिटी है ये ऐसे ही पानी पे सर्वाइव करती हैं। यहाँ पर जो फूड चेन है या फूड वेब है उसकी जो स्टार्टिंग है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ना होकर एक कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से होती है। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया कार्बन फिक्स करने हेतु जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, यानी कि सीधा बोले तो ये अपने शरीर के अंदर जो फूड है उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो सोर्स काम में लेते हैं, दैट इज सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये सल्फर है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं और दूसरे केमिकल को उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और उससे इनको एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। तो ये सल्फर को साइक्लिंग करने, एनवायरनमेंट में सल्फर की जो साइक्लिंग होती है बेसिकली इन्हीं के माध्यम से होती है। तो इन जीवाणुओं को भक्षण करने वाले वहां पे कई दूसरे जीव हैं जो इन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। या तो वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि पानी को लेते हैं शरीर के अंदर, उसमें से छोटे छोटे
जीव जो होते हैं, जो उनके लायक होते हैं खाने लायक, उसको ले लेते हैं, पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। फिल्टर फीडिंग आप पढ़ रखी है जूलॉजी में। तो ये फिल्टर फीडर्स जो होते हैं, ये इन बैक्टीरिया को भक्षण कर लेते हैं, तो ये सल्फर उनके शरीर में चला जाता है। सीधा बोले तो फूड चेन में या फूड वेब में सल्फर एंटर हो जाता है इन जीवों के माध्यम से। कौन से जीव हैं? ये सस्पेंशन फीडर्स हैं या फिल्टर फीडर्स हैं, जंतु हैं। इनके माध्यम से ये सल्फर जीवाणुओं की सहायता से प्रवेश कर गया। इसके अलावा जो उदाहरण के रूप में टिपिकल अपन देखें तो स्नेल्स हैं। स्नेल्स यानी कि मोलस्क, घोंगे, और जो दूसरे ग्रेजर्स, ग्रेजर्स का मतलब यहाँ पे गाय भैंस नहीं है, चरने वाले नहीं, यहाँ पे ग्रेजर्स का मतलब है जो पैदे पर रह के फीडिंग करता है। स्नेल्स और अन्य ग्रेजर्स बेड्स में उपस्थित बैक्टीरियल मैट्स, देखो शब्द का उपयोग है बैक्टीरियल मैट, मैट यहाँ पर चटाई नहीं है। बैक्टीरियल मैट का मतलब है जीवाणुओं की एक लेयर है, उस पर फीड करती है पूरी पूरी। इसके अलावा दूसरे जंतु जो है जो इस पर फीड करते हैं वो होते हैं क्लैम्प्स, ये भी मोलस्क है, और लार्ज ट्यूब वर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स वगैरह, एनालिड्स, ये सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ म्यूचुअलिज्म दर्शाते हैं। मींस कई जगह तो देखा गया है कि इन जंतुओं के साथ इनके शरीर के ऊतकों के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। आप समझ रहे होंगे, म्यूचुअलिज्म का मतलब है दो जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, प्लस प्लस रिलेशनशिप है ये। तो बैक्टीरिया इनके शरीर के अंदर आके इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बदले में ये उसको आवास प्रदान करेंगे और उसको दूसरे न्यूट्रिएंट जो वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता वो उपलब्ध करा देते हैं। तो ये एक बढ़िया एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को। सल्फर बैक्टीरिया इन जीवों के साथ रहता है, इनके ऊतकों के अंदर आके वो रहता है। ठीक है सर। जो अगला टॉपिक है वो है एस्चुरियन वाटर या एस्चुरियन इकोसिस्टम। ये शब्द जो है ना एस्चुरी, ये लैटिन शब्द से लिया हुआ है, एस्टस जिसका अर्थ होता है टाइड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ज्वार। ये देखा जाता है समुद्री जल के अंदर, चंद्रमा की कलाओं से नियंत्रित एक घटना है जो समुद्री जल में देखी जाती है, ज्वार भाटा हिंदी में अपन कहते हैं इसको, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ये बेसिकली एस्चुरी होती क्या है, ये सेमी एंक्लोज यानी कि आंशिक रूप से ये एक एंक्लोज यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है ऐसे जल का, जिसमें जो परिस्थितियां होती हैं जल की वो हमेशा एक सी नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं। कभी तो फ्रेश वाटर ज्यादा आ जाएगा और कभी समुद्री जल ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे में जीव जंतुओं का वहां पे रहना एक चैलेंज से कुछ कम नहीं है, इसको अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लगातार बदलती हुई लावण्यता, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सैलिनिटी। इसका प्रमुख कारण है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के लगातार मिक्स होने से ये कंडीशन जो होती है वो एक सी न रह के इंटरमीडिएट रहती है दोनों की, न तो बहुत ज्यादा लवणीय है न बहुत ज्यादा मीठा पानी है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं कुल मिला के। तो ये जो वाटर का जो टाइडल एक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, फिजिकल नियंत्रणकारी कारक होता है कि वाटर का टाइडल एक्शन वो डिसाइड करेगा कि कौन सी कम्युनिटी कब आके वहां पे डोमिनेंट फॉर्म में रहेगी। इसका अर्थ अपन ये कतई निकालना है कि साहब यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, यहाँ पे जीव जंतु कम पाए जाएंगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूरा एक अलग बायोटा मिल जाता है जो कि विश्व भर में प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं मिलता है ना। तो एस्चुरीज अपने आप में या एस्चुरियन इकोसिस्टम अपने आप में एक बड़ा रिच और एक फर्टाइल इकोसिस्टम होता है, समुद्र से जुड़ा हुआ भी है और समुद्र से अलग भी है, इस तरह से समझ सकते हैं आप इसको। ये पॉइंट में लिख रहा है एस्चुरीज जो होते हैं, तथा इनशोर वाटर मतलब है शोर, शोर का मतलब है किनारा, इनशोर यानी कि शोर से जुड़ा हुआ, किनारे से जुड़ा हुआ, समुद्र के भाग, समुद्र के कभी संपर्क में कभी नहीं है, तो ये काफी फर्टाइल जोन होता है। यहाँ उपस्थित सभी जीव जो होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो मैरीन होते हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर जीव नहीं रह सकते, मैरीन जीव होते हैं बेसिकली जो यहाँ पे आके रह सकते हैं। लेकिन उनकी क्या खास बात होती है कि वो बदलती हुई सैलिनिटी में रहने के लिए एडेप्टेड रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, खासतौर से जो ऑस्मोरेगुलेशन वाला जो फिनोमेना है वो उनके अंदर एडवांसली डेवलप्ड होता है, ताकि वो भिन्न भिन्न सैलिनिटी के अंदर भी अलग अलग लावण्यता के कारण जो उनके अंदर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको वो सामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ अलजली घटक भी मिल जाते हैं, जैसे दलदल में मिलने वाली घासें, कुछ एक मैमल्स जिनकी उत्पत्ति
जलीय ना होकर स्थलीय होती है। या फिर ये कुछ एक फ्रेश वाटर वाले भी यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनको, उनकी जो सैलिनिटी है उसको टॉलरेट करने की क्षमता किस प्रकार की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण इस हैबिटेट का क्या हो गया, ये जो ब्रैकिश मतलब होता है खारे पानी का क्षेत्र, तो ब्रैकिश जोन के जल संगठन का लगातार बदलते रहना, ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब हाई टाइड आता है, जब ज्वार आता है, तो क्या होता है, पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है, समुद्री जल आ जाता है। समुद्री जल आने से क्या होगा, पानी की लवणता बढ़ जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और जब लो टाइड होगा, पहली कंडीशन है कि जब लो टाइड होगा उस समय, या जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी उस समय नेचुरल है सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो सैलिनिटी बढ़ती घटती रहती है। इन परिस्थितियों में, यानी कि सैलिनिटी परिवर्तित होने की स्थिति में, यहाँ के जो कॉलोनाइज्ड एनिमल्स हैं, मींस यहीं पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको क्या एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उनके अंदर कई फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिनको अपन कमिंग लेक्चर में अभी देखते हैं। एस्चुरियन वाटर की कुछ एक और खास बात है, जो वहां पे रहने वाले जंतुओं और ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट्स वगैरह उनको प्रभावित करती है। तो इस वाटर में रहने वाले जंतुओं में क्या खास बात पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो इनके अंदर जो है सैलिनिटी बदलती हुई रहने में जो है रहने की क्षमता वो विकसित होती है। दूसरी, मिनरल्स की अत्यधिक मात्रा, उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर का मतलब वो दाब नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट्स की अधिक सांद्रता, उसके कारण जो एक फिजियोलॉजिकल प्रेशर रहता है उसको टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है वो सुविकसित रहती है। तो ये इन एनिमल्स का एक, यूं कह सकते हैं आप, एडेप्टेशन है, अनुकूलन है। ठीक है, अपन इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर एक बार लिखना पड़ रहा है कि जंतु जो है सैलिनिटी सहन करने की क्षमता के आधार पे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक है स्टीनोहेलाइन, जो कि नैरो सैलिनिटी चेंजेस को टॉलरेट कर सकते हैं, या तो फ्रेश वाटर या तो मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर को मैरीन में ले जाओगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्योरली जो मैरीन है उनको फ्रेश वाटर में ले जाओगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि उनके जो बॉडी की जो सॉल्ट रेगुलेट करने की जो क्षमता है वो सबकी डिफरेंट होती है। तो ऐसे जंतु जो एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित रहते हैं, सैलिनिटी के कारण ज्यादा इधर उधर जाते आते नहीं है, वो स्टीनोहेलाइन की श्रेणी में आ जाते हैं। अधिकतर इकाइनोडर्म्स अपने को पता है, अधिकतर क्या लगभग सारे सीलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स और ये सिफेलोपोड मोलस्क सारे के सारे मैरीन होते हैं, तो ये स्टीनोहेलाइन में आ जाते हैं। अगर आप एक मेंढक को देखोगे तो फ्रेश वाटर है तो मैरीन में सर्वाइव नहीं कर सकता, इस तरह से होता है ये स्टीनोहेलाइन है। तो अपन बात करें ऐसे जंतुओं की जो कि एस्चुरी में रह सकते हैं, तो एस्चुरी में रह सकने वाले कौन से होंगे, यूरिहेलाइन होंगे, अर्थात ऐसे जंतु जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी उसके अंदर भी सर्वाइव करने में सक्षम हो। ऐसे जंतु जो होते हैं उनके कुछ एक उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे ऑन शोर लिम्पैट, ये एक मॉलस्क है, एक है डॉग विंकल, एक है क्रैब, एक है ऑयस्टर, अधिकतर मोलस्क या फिर इकाइनोडर्म्स। ये एनालिड है, देखो नेरिस डायवर्सिकल, ये की मछली है साल्मन, ये ईल, ये माइग्रेटरी मछलियां हैं बेसिकली, जो कि प्रजनन के लिए एस्चुरीज में आ जाती हैं, नदियों से निकल के प्रजनन के बाद वापस से इनके जो जुवेनाइल्स होते हैं या फिर वो बड़े होकर वो मैरीन वाटर में चले जाते हैं, या इसके इस तरह के माइग्रेटरी एनिमल्स यहाँ पे मिल जाते हैं कि फ्रेश वाटर से माइग्रेट होके एस्चुरी में आ गए, वहां पे ब्रीडिंग किया, इनशोर में आ गए, वहां ब्रीडिंग किया, स्पॉनिंग किया, अंडे दिया, बच्चे दिया, और वहां से फिर वो माइग्रेट करके वापस से फ्रेश वाटर में चले गए। तो ये इनके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एस्चुरियन वाटर में और क्या चैलेंजेस देखे जाते हैं, हाई टाइड हुआ या बारिश का पानी आया बहुत तेज, फ्रेश वाटर एकदम से बाढ़ टाइप आ गई, दोनों सिचुएशन में बहुत ज्यादा पानी आया। हाई टाइड हुआ तो भी ज्यादा पानी आएगा, बारिश बहुत ज्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, नदी का पानी आएगा वो बहुत तेज आएगा। तो हाई टाइड में रहने की क्षमता होनी चाहिए, बदलती हुई सैलिनिटी को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, टेम्परेचर के अंदर भी वेरिएशंस आ सकते हैं तो उसको टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रिवर माउथ की जो टोपोग्राफी है, रिवर माउथ का मतलब है जहाँ पे नदी आके उसके अंदर मिलती है,
समुद्र में या किसी दूसरे स्थान पर जो जिसको अपन बोलते हैं एस्चुरिन वाटर में, यहाँ पे आके वो मिलती है, वहां की जो टोपोग्राफी होती है, रिवर माउथ की बनावट, वो डिसाइड करती है यहाँ पे रहने वाले जंतुओं में क्या डाइवर्सिटी पाई जाएगी और क्या उनके अंदर अनुकूलन होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं।